बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसके आपको पता ही होगा कि आज कल कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा डिस्कशन में चल रहा है, इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी इसकी चर्चे हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं चंद्रयान 2 के मून मिशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। क्या है ये मून मिशन, क्या है मून मिशन, क्यों जाना चाहते हैं वहां, या इससे बेनिफिट क्या है, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस कि चंद्रयान 2 कैसे वहां तक पहुंचने में साकार हुआ है, या कैसे हमने कितनी मेहनत की इस पे, कितना टाइम लगा इसे बनाने में, चंद्रयान 1 में क्या था, उसमें क्या कमी रह गई थी जो इसको दोबारा लाया गया, और कौन सी ऐसी एजेंसी जो इसके बारे में बात करेगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम इसरो से। अब इसरो क्या चीज है? देखो, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में। इससे पहले नासा की बात करूं तो नासा 1958 में इस्टेब्लिश हो चुकी थी और उन्होंने अपना पहला रॉकेट 1959 में लॉन्च भी कर दिया था। इसके बाद इसरो की बात में दोबारा आता हूं तो इसरो की स्टार्टिंग की हुई थी 1969 में, जब इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई। उन्होंने इसको फाउंड किया था और वही उन्हीं के नाम पे विक्रम लैंडर का, जो लैंडर तुम पढ़ते हो कि विक्रम लैंडर यहां गिर गया, वहां गिर गया, हो नहीं पाया, या फिर लैंड नहीं कर पाया, सॉफ्ट लैंडिंग, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे उसी पे है। सो विक्रम लैंडर विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया। हमारे पूर्व चीफ थे यहाँ के इसरो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो नासा के बारे में, नासा भी बहुत बार अटेम्प्ट कर चुकी है, बहुत बार जा चुकी है, बट जितने भी अभी तक गए हैं वो सारे के सारे साउथ पोल तक गए हैं, सॉरी नॉर्थ पोल तक गए हैं। सो नॉर्थ पोल देखो फर्क ज्यादा नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा है, ये मून है आपके पास, ये अर्थ है। सो अर्थ से मून तक का ये आपका पड़ता है नॉर्थ पोल, ये पड़ता है साउथ पोल। साउथ पोल नॉर्थ पोल से बहुत दूर है, बहुत दूर, डायमीटर का फर्क पड़ता है पूरा का पूरा। हम इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो वहां तक कोशिश कर रहा था कि साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। नॉर्थ पोल पे बहुत सी 3 कंट्रीज करा चुकी है और इंडिया इज द 4th कंट्री जो ये काम कराने जा रही थी। सो इसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी वो कंट्रीज है जो कर चुकी है। रशिया, चाइना और सबसे पहले नंबर पे अमेरिका। ये 3 कंट्री पहले ही अटेम्प्ट कर चुकी है और लैंडिंग कर चुकी है नॉर्थ पोल पे। साउथ पोल पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। नॉर्थ पोल पे आपने देखा होगा कुछ वाटर के क्लू भी मिले हैं कि वहां पे वाटर है। कुछ थर्मल इमेजेस के जरिए हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर कमी, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है। तो वही डिस्कवर जो हुआ था उसी की कंफर्मेशन के लिए चंद्रयान 2 भेजा गया था। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 में फर्क क्या है, क्या फर्क था। चंद्रयान 1 कब गया था, चंद्रयान 2? देखो चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 अनाउंस हुआ था 2003 में। 2003 में हमारे पीएम माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया था कि आने वाले टाइम पे हम चंद्रयान 1 को लॉन्च करेंगे इंडिया से। फिर कुछ टाइम तक इसका जो जिम्मा था वो लिया था रशिया और यूरोप ने। ESA यूरोप स्पेस एजेंसी, अब इसने और रशिया ने इसका जिम्मा लिया था कि वो रॉकेट बनाने वाले थे, बट लॉन्च उसका जो वो इसरो से होता। उस 2010 में ये प्लान भी कैंसिल हो गया था ड्यू टू कुछ ऐसे रीजन आ गए थे। उन्होंने जो रॉकेट बनाया था, सैटेलाइट बनाए थे, उनका वेट बहुत ज्यादा था और बजट भी ज्यादा था, बट इंडिया के पास इतना बजट नहीं था। तो इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारा ना तो इतना वेट है इसका और हम इतना बजट लेके नहीं चल सकते, ना इतना वजन लेके चल सकते हैं। सो उन्होंने मना किया था। उसके बाद इंडिया ने अपने आप ताकत जमाई और सारी जगह से जितने भी हमारे जो HAL कंपनी है, जो जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स बनते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, स्पेस के लिए, ये सारे के सारे इन सबसे मीटिंग हुई और इसके बाद इसको स्टार्टिंग की गई, इसकी इनिशिएट किया गया इसको, और 2010 से ही इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया और 2019 में वो आपके सामने है कि वो लॉन्च कर दिया गया। बात करते हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की। मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। तो स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 1 से। अब चंद्रयान 1 है क्या? देखो चंद्रयान 1 अनाउंस किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त 2003 में। बहुत ही पुराना टाइम था, उस टाइम ज्यादा लॉन्च नहीं हुई थी, ज्यादा लैंडिंग नहीं हुई थी उस टाइम पे, और साउथ पोल का तो किसी ने नहीं सोचा था। इनफैक्ट इंडिया ने भी नहीं सोचा था, इंडिया ने भी नॉर्थ पोल का ही सोचा था। तो उस टाइम जो लॉन्च डेट हुई थी वो 22 अक्टूबर 2008, मतलब 5 साल बाद इस रॉकेट को लॉन्च किया गया चंद्रयान 1, जिसका नाम रखा गया। फिर लॉन्च व्हीकल क्या यूज किया गया? इसके लिए उस टाइम ज्यादा शक्तिशाली व्हीकल नहीं था हमारे पास। वो व्हीकल जो यूज किया गया वो था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अभी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था
C11 इसका मॉडल है, तो इसको यूज किया गया। ये ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसकी ज्यादा नासा के मुकाबले इसकी पावर बहुत कम है। क्यों? नासा का बजट बहुत ज्यादा है, हमारा बजट कुछ 10% लाई करता है, तो हमारा बजट इतना नहीं है। इंडिया फेमस है कम से कम बजट पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च, ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन करने पे, इससे ज्यादा फेमस है। सो वेट की बात करते हैं। वेट था 1380 kg, मतलब 1380 kg कोई ज्यादा वेट नहीं था उस टाइम जो उन्होंने लॉन्च किया, और कॉस्ट कुछ 378 या फिर 380 करोड़ के आसपास आई थी उस टाइम। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ पेलोड्स की बात करते हैं। देखो चंद्रयान 1 में 11 पेलोड्स थे। अब 11 पेलोड्स होते क्या है, पेलोड्स की बात करते हैं। देखो पेलोड्स वो इक्विपमेंट है या वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि वहां पे जाके सर्च करेंगे, मतलब जो पता लगाएंगे कि ये चीज क्या है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें लगे होते हैं चंद्रयान में। सो ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स इधर उधर से लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद बनाते हैं, नहीं, अलग अलग कंपनी इसको बना के हम उनसे लेते हैं। सो नासा से हमने पिछली बार 5 यूज किए थे, नासा, यूएस और यूके, कुछ यूरोप से भी लिए थे हमने, तो टोटल मिला के 5 पेलोड हमने बाहर से लिए थे। 5 पेलोड बाहर से लेने का मतलब है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट हमने पे करी थी उसके लिए, तभी बजट हमारा 380 करोड़ पहुंच गया। नहीं तो ये हम अगर इंडिया में बने होते तो इसका बजट और कम होता। बट 6 पेलोड हमारे खुद के इंडिया के थे। इंडिया ने सोचा कि हमारे ये काम हम सिर्फ 6 पेलोड दे सकते हैं, हमें ये चीजें, ये इंस्ट्रूमेंट हमें बाहर से मंगाने पड़ेंगे। तो उन्होंने आसपास की कंट्रीज का सहारा लिया, जो डेवलप्ड कंट्री है उनका सहारा लिया। इसके बाद अब क्या था, क्यों नहीं किया वो लैंड? कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के कारण वो लॉन्च नहीं हो पाया, लैंड नहीं हो पाया। लॉन्च तो हो गया था, लैंड नहीं हो पाया। सो डिड नॉट लैंड ऑन द मून। सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि वो लैंड नहीं हो पाया, और यहां पर बहुत ज्यादा सैड न्यूज थी हमारे लिए उस टाइम के लिए कि वो नहीं हो पाया। इसके बाद बात करते हैं उसने किया क्या था। उसने 95% मून को मैप किया था कि कौन सा प्लेस कहां है और कितना डायमीटर है, सारा का सारा वो करके आया था। मतलब 95% जो हमारा एम था कि हाँ ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें से 95% वो कंप्लीट कर चुका था। और ये भी डिस्कवर कर चुका था कि मून के ऊपर नॉर्थ पोल पे वाटर अवेलेबल है। बट ये नहीं पता था कि, कंफर्म नहीं था कि है या नहीं है, बट डिस्कवर्ड हुआ था, मतलब चांसेस थे कि वाटर हो सकता है। अभी तक जितने भी हमें क्लू मिले हैं उनसे अभी तक कंफर्म नहीं होता कि वहां पे पानी है। ठीक है, सो अब उन्होंने क्या किया था, एक्सपेक्ट टू लैंड ऑन द नॉर्थ पोल रीजन। तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि वो नॉर्थ पोल रीजन पे जाए। तो बहुत ही बड़ा आविष्कार था हमारे लिए ये चीज। इसके बाद बात करते हैं फेलियर की। फेलियर ये हो चुका था, जो इसका लाइफ स्पैन था। देखो ये लॉन्च किया गया था 2008 में। 2008 के बाद ये साइंटिस्टों ने साइंटिस्ट थे जो उन्होंने अनुमान लगाया था, इसरो के साइंटिस्ट ने, कि इसका जो लाइफ स्पैन होगा वो 2 इयर्स का होगा। मतलब 2 इयर्स ये ऑर्बिटर सर्कुलेट करेगा, उसके अराउंड रोटेट करेगा। सो इसकी वजह से ही हमें और भी चीजें जानने को मिलेंगी। बट अफसोस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण या जो भी कुछ इश्यूज बताए गए साइंटिस्ट के द्वारा कि वो सिर्फ और सिर्फ 10 महीने 6 डेज ही चला। मतलब 10 मंथ 6 डेज में वो हमारा कम्युनिकेशन उससे ब्रेक हो गया और हम उसके बारे में आगे जानकारी नहीं ले पाए। और ये बहुत अफसोस की बात थी, जहां इंडिया इस चीज को लेकर दुख मना रहा था कि चंद्रयान 1 मिशन फेल हो गया, वहीं हमारे माननीय श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनाउंस कर दिया कि हम दोबारा कोशिश करेंगे, और ये कोशिश 101% करेंगे और बहुत जल्द ही करेंगे। तो उन्होंने ये जिम्मा दिया 2008 में। इसरो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए कि हम दोबारा इस पे कोशिश कर चुकेंगे। देखो बच्चों, ये सारी चीजें बहुत जल्दी नहीं हो सकती, इनमें बजट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, बहुत सारा बजट इसमें लगता है। तो ये बार बार हर एक साल में नहीं भेज सकते, हमें बजट देखना पड़ता है, बजट के साथ, बजट के अनुसार चलना पड़ता है। सो अब बात करते हैं कुछ लॉन्च डेट की। लॉन्च डेट का भी देखो 22 जुलाई 2019 में ये चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, जो आप सबको पता है। क्यों? 14 जुलाई 2019 को रात को 2 बजे ये लॉन्च होने वाला था, बट ड्यू टू सम प्रेशर, कुछ प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसको रोक दिया गया, क्योंकि कुछ हीलियम जो कि फ्यूल यूज होता है रॉकेट में, वो हीलियम कुछ लीक हो रही थी, और लीक होने की वजह से अंदर प्रेशर कम हो गया था। तो इन्होंने उस पर वर्क करने के लिए टाइम मांगा। इनको हफ्ते से 9 डेज का टाइम मिला, और इन्होंने दोबारा 22 जुलाई को उसको लॉन्च करने की सोची। जहां पूरा इंडिया इस चीज को देख रहा था, टीवी पर स्क्रीन पे देख रहा था कि ये लॉन्च होगा, वहीं इसरो के साइंटिस्ट ये पता लगाने में लगे हुए थे कि सारे वो दिन रात मेहनत करने में लगे हुए थे कि इसको कैसे करना है। सारा इंडिया देख रहा है कि ये कर रहे हैं, बट साइंटिस्ट उसके बारे में सोचो कि वो कैसे सोच रहे होंगे कि हाँ ये कैसे कर रहे हैं। वो सारे दिन रात मेहनत करके एक एक पॉइंट पे नजर रख रहे थे।
इसके बाद बात करते हैं इसमें व्हीकल कौन सा यूज हुआ। इसमें व्हीकल जो यूज हुआ था वो था PSLV पोलर, और यहां पर जियो सिंक्रोनस हुआ था। अब जियो सिंक्रोनस बहुत ही एडवांस टाइप का रॉकेट है, जो कि अब इसका देखो जियो सिंक्रोनस एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो यहां पर जो यूज किया गया था मार्क 3 यूज किया गया था, और मार्क 3 की स्पीड पोलर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वेट की बात करते हैं, यहां पर वेट था 1380 और यहां पर वेट था 3.8 टन, मतलब इससे ट्रिपल, अबाउट टू ट्रिपल। सो 3850 kg का ये रॉकेट 22 जुलाई को रवाना हो गया इंडिया से। और कहां से रवाना हुआ था? ये हुआ था श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो वहां से ये रवाना हुआ था। और अगर मैं आपको बता दूं इसरो का हेडक्वार्टर की बात करें वो बेंगलुरु में है। अब बात करते हैं पेलोड्स की। मैंने आपको बताया कि यहां पे 11 पेलोड्स थे। 11 में से 5 पेलोड्स सिर्फ 6 पेलोड्स सिर्फ इसरो के थे, बाकी सारे के सारे हमने बाकी कंट्री से बाय किए थे। बट यहां पर ऐसा नहीं है। इंडिया ने 2010 के बाद बहुत ही कड़ी मेहनत की, हमारी बहुत सारी एजेंसी से मिलकर रोटर, ऑर्बिटर, इन सब पे वर्क किया, और 13 पेलोड्स इसरो के खुद के हैं इस बार। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन की बात है कि हमें 13 पेलोड्स सिर्फ इंडियन पेलोड्स हैं, मतलब हमारे खुद के इन्वेंट करे हुए हैं, हमारे खुद के बनाए हुए हैं, हमारे खुद के मैन्युफैक्चर किए हुए हैं। सिर्फ एक नासा से लिया गया है, वो भी आने वाले टाइम पे हो सकता है, आने वाले टाइम पे इसरो ही आगे दे पेलोड्स, आगे प्रोवाइड करे, दूसरी कंट्रीज पे हेल्प प्रोवाइड करे। वो चीज तो चलो उस पर अगर वो आया तो जरूर उस पर तुम्हें बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा उस पर। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड। इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी इसकी कि ये साउथ पोल रीजन पे उतरने वाला है। साउथ पोल रीजन मैंने तुम्हें बताया कि बहुत ही दूर है, नॉर्थ पोल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर है, तो यहां पर उतरने वाला है। बट कंफर्मेशन ऑफ वाटर के लिए गया है वहां पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेन जो उसका एम है वो क्या है? सिर्फ वाटर को कंफर्म करना। यहां पर डिस्कवर्ड किया था, यहां पर कंफर्म करेगा। अब कंफर्म हुआ कि नहीं वो आप लोगों को पता है कि नहीं हो सका, कुछ प्रॉब्लम फिर से आ गई, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यहां पर फिर से अगेन। बट हम हारेंगे नहीं, हम फिर ट्राई करेंगे, हमें फिर ट्राई करना है। 2024 में फिर एक चंद्रयान को बनाया जाएगा जो कि साउथ पोल पे ही लैंड करेगा। उसमें ट्राई करेंगे कि जैसा कि बताया जा रहा है कि पेलोड ज्यादा होंगे, सारे इंडियन होंगे, और उसको लॉन्च किया जाएगा 2014 में। अब हम बात करते हैं कुछ कंपोनेंट्स की कि कंपोनेंट्स क्या है चंद्रयान 2। और उससे पहले मैं आपको एम बताना चाहूंगा कि इनके एम था या इनका रिजल्ट क्या था, अगर ये रिसर्च फाइनल हो जाती या नहीं भी हुई फाइनल, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी आने वाली जनरेशन पे, हमारे आने वाले साइंटिस्ट पे, या फिर जो एक्सप्लोरर होते हैं जो इसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, या फिर हमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मून कहां से ओरिजिनेट हुआ है, इस पे क्या क्या मिनरल्स, कौन कौन से सॉल्ट्स, और क्या यहां पे सरवाइव कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। क्योंकि देखे जाए तो आप देखो तो अर्थ पर हवा पानी इतनी कम हो चुकी है, इतनी पॉल्यूट हो चुकी है कि अब वक्त आ गया है कुछ और नया सोर्स देखा जाए जहां पे हम कुछ कहीं और दुनिया बनाई जा सके। तो इस चीज पे दुनिया साइंटिस्ट हमारे रिसर्च कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ एम के बारे में। देखिए, एक्सपेंड इंडिया फुटप्रिंट इन द स्पेस। स्पेस को ज्यादा जानने का मौका मिलेगा और इंडिया के फुटप्रिंट भी एक्सपेंड करेगा, मतलब ये ज्यादा जानते हैं इंडिया, तो इससे हमारी रैंकिंग भी अप होगी वर्ल्ड वाइड। सेकेंड थिंग ये है कि इंस्पायर ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और जो हमारे एक्सप्लोरर होते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ताकि अच्छे से और अच्छी टेक्नोलॉजी आ सके और अच्छे से वर्क कर सके। और थर्ड और लास्ट जो वो हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड ऑफ द इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ मून। तो मून कहां से आया था, उसका ओरिजिन, वो ओरिजिनेट कहां से हुआ था और क्या इवोल्यूशन हुई है उसके अंदर, कैसे कैसे चेंज हुआ, ये सारी की सारी चीजें हमें इससे पता लग सकती है अगर मिशन फाइनल हो गया तो। और बहुत सी चीजें तो पता भी लगती रहेंगी। देखो, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ चंद्रयान 2। कंपोनेंट क्या है, बनना कैसे है, या मैं बता चुका हूं इसका वेट कितना है टोटल, बट वो टोटल वेट है। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटर से। देखो, ऑर्बिटर क्या है? ऑर्बिटर वो कंपोनेंट है जो रिवॉल्व करेगा मून के ऑर्बिट में। मतलब अगर मैं कहूं ये मून है, ये मून है, तो इसके 100 किलोमीटर अबव ये मून रोटेट करेगा यहां पर। और जो लैंडर की बात करते हैं, लैंडर क्या है? लैंडर वो कंपोनेंट है जो वहां पे लैंड करेगा, मेन मून के ऊपर लैंड करेगा। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि मून के ऊपर लैंड करना, आप सोचोगे तो भी आपको बहुत अजीब लगेगा कि मून के ऊपर यहां से लाखों किलोमीटर दूर हमारा इंडिया जा रहा है वहां पे। इसके बाद बात करते हैं रोवर। रोवर क्या चीज है?
देखो रोवर एक रोबोट है, रोबोट जो कि वहां पे जाकर रिसर्च करेगा। मतलब लैंडर जब मून के ऊपर लैंड करेगा, लैंड करने के बाद उसमें वो अपने आप ऑटोमेटिक काम करेगा और उसमें से लैंडर रोवर बाहर निकलेगा और वो उसकी सतह पे, ग्राउंड पे, मून के वहां पे चक्कर लगाएगा और पता करेगा कि यहां पर वाटर है या नहीं है, या कौन कौन से मिनरल्स है, और वो सारी की सारी चीजें लैंडर में भेजेगा और लैंडर आगे ऑर्बिटर, ऑर्बिटर से अर्थ। देखो यहाँ पे एक छोटे से मॉडल के जरिए बता दूं, ये अर्थ है हमारे पास और ये ऑर्बिटर है, यहाँ पे कहीं लैंडर है और ये रोवर है। सो रोवर लैंडर को बताएगा, लैंडर ऑर्बिटर को, ऑर्बिट अर्थ पे इमेजेस भेजेगा, क्योंकि ऑर्बिट ये सारा कंट्रोल हमारा बेंगलुरु हेडक्वार्टर से हो रहा है, इसरो के हेडक्वार्टर से। और चलो इसके बाद इसके कंपोनेंट में कुछ और डीपली बता देता हूं। सो अब बात करते हैं वेट की। ऑर्बिटर का वेट 2379 kg है और यहाँ लैंडर का वेट 1471 kg है। अब बात करते हैं रोवर की। रोवर का वेट सिर्फ और सिर्फ 27 kg है। ये है अर्थ के हिसाब से। अगर हम मून के हिसाब से देखूं तो इसका 6th पार्ट मून पे है, सिर्फ इतना वेट शो करेगा वहां पे। सो अब बात करते हैं पेलोड्स की। पेलोड्स मैंने आपको बताया था कि 14 ऑल ओवर 14 पेलोड्स है। सो 8 पेलोड्स आपके ऑर्बिटर में है, 4 पेलोड्स लैंडर में और 2 रोवर में है। इसके बाद लाइफ स्पैन की बात करते हैं। ऑर्बिटर का जो लाइफ स्पैन है वो 1 ईयर का है और लैंडर और रोवर सिर्फ और सिर्फ 15 डेज के लिए वैलिड है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आने वाले टाइम कुछ दिनों बाद, अगर इन 15 डेज के बीच अगर हम इसके साथ कम्युनिकेशन बना पाते हैं तो हम आगे जाके बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ इन्वेंट कर पाएंगे, देख सकेंगे। बट अगर कंफर्मेशन नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये कुछ टाइम के लिए सपना ही रह जाएगा और ये मिशन फेल हो जाएगा। सो अब रोवर की बात करते हैं। रोवर की भी सिर्फ 15 डेज का टाइम है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर। देखो मैन्युफैक्चर हमारी इंडिया में हुई है। HAL कंपनी, शायद बहुत से बच्चों ने इसे सुना भी हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये बनाते ही एरोनॉटिक्स के, मतलब ये बनाते ही स्पेस के प्रोग्राम्स है, जो स्पेस के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हीं को डिजाइन करती है और ऑर्बिटर इसी का बनाया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं लैंडर की। देखो लैंडर में 2 तरह के कैमरेज है। कैमरेज तो बहुत है, बहुत ही अच्छे कैमरेज है, बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरेज है ऑर्बिटर में भी और लैंडर में भी। बट जो 2 मेन कैमरास यहाँ पे लगे हैं वो LPDC एंड LHBC। LPDC एक पोजीशन डिटेक्शन कैमरा है और LHBC एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा है, जो वेलोसिटी को मेजर करेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी तेज चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं रोवर की। रोवर में इस टाइम जो कैमरे लगे हैं वो हाई रेजोल्यूशन सिंपल पिक्चर कैमरे हैं, कुछ थर्मल डिटेक्टर्स लग रखे हैं। और ऑर्बिटल की बात करें, अगर इनकी पावर जनरेशन की बात करें कि इनमें पावर कितनी है, पावर तो सबसे ज्यादा ऑर्बिटर की पावर है जिसकी पावर 1 किलोवाट, मतलब 1000 वॉट इसकी पावर की कैपेसिटी है। और यहां लैंडर की पावर 650 वॉट है और रोवर की ओनली 50 वॉट, क्योंकि एक रोबोट है और कम समय के लिए ही वैलिड है तो इसकी पावर कम है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं मेन कि कैसे लॉन्च हुआ और कैसे ये लैंडर जाके लैंड किया। यहां तक का पूरा सफर मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद हम देखेंगे इसे। पहले हम इसको समझेंगे इसको, इसके बाद मैं इसी चीज को एनिमेशन के द्वारा दिखाऊंगा और हम एनिमेशन के द्वारा इसको देखेंगे। तो एंड तक वीडियो देखो। सो स्टार्ट करते हैं जर्नी के बारे में कि चंद्रयान की जर्नी कहां से स्टार्टिंग हुई, इसके बारे में, कहां तक गया ये और कहां पर ये डिसअपीयर हुआ, कहां से हमारे कम्युनिकेशन ब्रेक हुए लैंडर के साथ, वो सारी चीजें हम दिखाएंगे। मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही अच्छा मैप बना के कि आपको समझा सकूं कि कौन सी डेट को वो कहां पहुंचा था और यहां कब तक पहुंचा और कहां से डिसअपीयर हुआ। ये सारी चीजें आप समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले विक्रम लैंडर। स्टार्ट करते हैं रॉकेट से। रॉकेट कंसिस्ट करता है, मैंने 3 मेन कंपोनेंट बता दिए, इसके साथ ही 2 बूस्टर होते हैं। बूस्टर वो होते हैं जो अर्थ से उसको ऑर्बिट को अलग करते हैं। मतलब अर्थ से एक पहले ऑर्बिट हमने क्या किया, हमने इसको ऑर्बिट्स में बांट लिया कि इतने ऑर्बिट इतने डिस्टेंस में कवर होंगे तो इतने टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि हमें लैंडिंग करवानी थी 7 सितंबर को, क्योंकि 7 सितंबर को ही दिन हुआ था मून पे, तो वहां पे हमें लैंडिंग कराई थी। तो हमने अर्थ के ऑर्बिट को और मून के ऑर्बिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए कि इन ऑर्बिट्स को इतने इतने टाइम पे डिस्टेंस कवर करना है। सो स्टार्ट किया हमने यहां से, अर्थ से जब स्टार्ट हुआ था यहां तक जाने में, इसके बाद बूस्टर अलग हो जाते हैं। बूस्टर अलग होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ जो एक मेन प्रपल्शन रह गया और लैंडर के साथ, देखो ऐसा होता है, कुछ ऐसा देखा होगा आपने, ऐसा, और साथ में ये बूस्टर होते हैं,
कुछ ऐसा बूस्टर देखा होगा। तो ये बूस्टर अर्थ के ऑर्बिट के बाद सेपरेट हो जाते हैं, इसके बाद सिर्फ ये मेन प्रोपल्शन रह जाता है और यहां पर तुम्हारा लैंडर और ऑर्बिटर होता है और वो भी बाद में सेपरेट हो जाते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट किया जाता है 24 जुलाई को, मतलब 2 दिन बाद ये अर्थ के ऑर्बिट से, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा चुका था और 24 जुलाई के मतलब अर्थ की ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में एंटर कर चुका था। वहां पर ग्रेविटी बहुत ही कम है, ना नेग्लिजिबल के बराबर है, नेग्लिजिबल है। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्बिट के बारे में। सो सेकंड ऑर्बिट को उसने कंप्लीट किया था 26 जुलाई, थर्ड ऑर्बिट को उसने 29 जुलाई को कंप्लीट किया और फोर्थ ऑर्बिट तक जाते जाते उसे 2 अगस्त हो गया। एंड ऐसे ही फिफ्थ ऑर्बिट को उसने 6 अगस्त को कंप्लीट कर दिया था। मतलब यहां पर अब अर्थ से पूरी तरह अलग हो चुका था, बिल्कुल ही अलग हो चुका था हमारा रॉकेट और यहीं जाके जो मेन प्रोपल्शन है वो भी काम करना बंद कर देता है। फिर बात करते हैं 14 से 20 अगस्त तक। 14 से 20 अगस्त तक इसे वो एरिया कवर करने में लगा कि लुनार किसकी बात कर रहे हैं? देखो लुनार बात करते हैं मून की बात करते हैं लुनार। तो लुनार अगर मैं यहां से बात करूं, ये है ट्रांस लुनार इंजेक्शन, मतलब ये वो जगह है जो ना तो मून में है और ना अर्थ की ग्रेविटी में है, ये वो जगह है। यहां कवर करने में उसे 6 दिन लगे। तो 14 अगस्त से 20 अगस्त तक उसने ये कंप्लीट किया ना। अब वो एंटर किया मून के ऑर्बिट में। देखो कुछ ऐसे चलता है, वो ऐसे चलता है, ये चल के और यहां से एक टेंजेंट ली जाती है स्पीड के साथ और इसके बाद ये मून पे उल्टा रोटेट करता है मून पे लैंड कराने के लिए। कुछ ऐसे ही हम अभी एनिमेशन में भी देखेंगे, पहले ये समझ लेते फिर एनिमेशन में देखेंगे। तो ये वो जगह है जो उसने 6 दिन में कवर की। इसके बाद 20 अगस्त के बाद जब वो पहले ऑर्बिट में एंटर हुआ मून के, तो वो 21 अगस्त को एंटर हो चुका था। इसके बाद ऑर्बिट 2 तक जाते जाते उसे बहुत ही ज्यादा समय लग गया था, 6 दिन का वक्त लगा था। 28 अगस्त को यहाँ पे लैंड हुआ था। फिर थर्ड ऑर्बिट में उसे 13 अगस्त को एंट्री ली थी। उसके बाद ऑर्बिट 4 में 1 सितंबर एंड देन फिफ्थ ऑर्बिट को पार करते करते फिफ्थ और लास्ट ऑर्बिट जो था वहां पर अब स्पीड कम करनी थी, सेपरेशन होना था ऑर्बिटर का और लैंडर का। तो 6 सितंबर को तो वो फिफ्थ ऑर्बिट था हमारा उसमें सर्कुलेट करने लग गया। फिफ्थ ऑर्बिट कहां था? 100 किलोमीटर ऊपर था अबव द मून सरफेस। सो अब यहां पर सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ। देखो यहां पर सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ, ऑर्बिटर और लैंडर अलग हो गए। अलग होने के बाद अब ऑर्बिटर को अलग, जो लैंडर है लैंडर को अलग ऑर्बिट में जाना था, मतलब अब उसने लैंड करना था मून के ऊपर। अब इन दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। तो यहां पर दोनों के दोनों सेपरेट हुए और सेपरेट करने के होने के बाद 100 किलोमीटर ऊपर जो स्पीड थी उसकी लैंडर की, वो स्पीड थी 21,600 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही तेज था। और इसके बाद जैसे जैसे जाते हुए जब 35 किलोमीटर अबव रह गया तो उसकी स्पीड कम होनी स्टार्ट हुई और 21,600 किलोमीटर से वो 7 किलोमीटर पर आवर तक आ गई। ये तब हुआ जब इसके पांचों के पांचों इंजन बंद कर दिए गए। यस, लैंडर के अंदर 5 इंजन थे जो इंजन को बंद कर दिए गए। इंजन बंद करने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ मून की ग्रेविटी में छोड़ा गया कि मून की ग्रेविटी में स्लो ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डस्ट होती है, डस्ट की वजह से कहीं सैटेलाइट कवर ना हो जाए या फिर लैंडर के जो कैमरे हैं वो कवर ना हो जाए। तो इसको सेफ लैंडिंग करने के लिए सिर्फ मून के ऑर्बिट में छोड़ दिया गया, इसके सारे इंजन बंद करके। बट अबाउट 2.1 किलोमीटर, मतलब 2.1 किलोमीटर के बाद इससे हमारा कम्युनिकेशन टूट गया और हमें नहीं पता कहां चला गया। इसके बाद क्या होना था, क्या काम था रोवर का काम कैसे होगा, ये सारी चीजें अभी इसको एनालाइज किया जा रहा है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इस चीज को एनालाइज कर रहा है इसरो और वक्त आने पर हमें ये चीज जरूर पता लग जाएगी। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं डाटा को, कैसे क्या चीज हुई है। तो इन सब के जैसे ही पता लगता है मैं आपको जरूर वीडियो अपडेट करूंगा, मेरे साथ बने रहिए। अब एक चीज और बता दूं आपको कि उन्होंने साउथ पोल पे मैंजिनस और सिंप्लियस एन पर, इन दोनों के बीच में ये क्या है? ये एक तरह के होल्स है, होल टाइप है। मतलब मून में भी कुछ ऐसे सरफेस है, तो हमने जहां पे लैंड करना था हमने बहुत सेफ जगह लैंड करना था और सेफ जगह इन दोनों के बिटवीन थी। मतलब मैंजिनस सी और सिंप्लियस एन के बीच हमने लैंड करना था। बट उससे पहले ही हमारा जो लैंडर है वो उससे कम्युनिकेशन हमारा टूट गया। कहा जाता है कि सेफ लैंडिंग की है, बट कुछ थर्मल इमेजेस के जरिए हमें पता लगा है कि सेफ लैंडिंग नहीं हो पाई है। जो हमारा लैंडर है वो उल्टा पड़ा है। बट इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि इस बार थ्रस्टर ऊपर भी दिए हैं। मतलब अगर ये तुम्हारा
लैंडर है, पहले थ्रस्टर इधर दिए होते हैं, थ्रस्टर वो है जिससे वो लैंड करता है, इस बार थ्रस्टर ऊपर भी दिया है, मतलब अगर ये उल्टा भी पड़ा हो तो हम इसे सीधा कर सकते हैं, बट मेन चीज यही है कि इसके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा होता है कि जो हमारा ऑर्बिटर है वो इस ऑर्बिट में रोटेट करता है और ये लैंडर हमारा सरफेस पे जाके लैंड हो जाता है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्बिटर को भेजेगा, ऑर्बिटर जो यहाँ पे बेंगलुरु में बैठे हैं वहां पर भेजेगा। तो ये थी सारी की सारी जर्नी चंद्रयान 2 की, और जो कंपोनेंट्स थे मैं सारे बता चुका हूं, और अब हम इसको थोड़ा सा एनिमेशन के जरिए देखते हैं। Lift off will start in T-10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. सारी जितना भी था, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये सारी मैं आपको दे चुका हूं, और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं 10th की साइंस के सिलेबस कवर कर रहा हूं। सो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे एक रेड सा बटन है उसको, और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपके लिए आपको मिल सके, और जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल या अपने कलीग्स को इसको भेजिए ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि चंद्रयान 2 का मिशन एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से मिले हैं या बहुत सारे पर्सन मेरे से मिले हैं, वो उनको आधी अधूरी ही पता होती है, न्यूज चैनल वाले भी आधी अधूरी बताते हैं। तो ये पूरी जर्नी मैंने आपके लिए बनाई थी। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो इसे। थैंक यू सो मच।